नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ऋतुराज और इनकी कविता है कन्यादान। उसके बारे में हम सविस्तार से पढ़ेंगे। इनकी कविता अपने सिलेबस में है कन्यादान। तो सबसे पहले हम कवि का जो जीवन परिचय है वो देखते हैं बच्चों। तो ऋतुराज जो कवि हैं उनका जन्म 10 फरवरी 1940 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म है बच्चों वो 10 फरवरी 1940 को भरतपुर में हुआ था। ऋतुराज का जन्म है वह है 10 फरवरी 1940 को भरतपुर में हुआ था। ये राजस्थान के रहने वाले थे, भरतपुर राजस्थान में आता है। तो इनका जीवन परिचय बच्चों हम देखते हैं अभी। तो ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ था। आपको रेखांकित कर लेना है। पूछा जा सकता है कि कवि ऋतुराज हैं उनका जन्म कब हुआ। तो 10 फरवरी 1940 को कहां पर हुआ? भरतपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। ध्यान में रखना है, उन्होंने हिंदी से नहीं अंग्रेजी से राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया और अंग्रेजी में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर यानी पेंशन होकर रिटायर होकर वे जयपुर में रहते हैं। वर्तमान में 40 सालों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। पर यह प्रश्न बन सकता है बच्चों कि कौन सा कवि अंग्रेजी साहित्य या कौन से कवि ने अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन कार्य करवाया है। ध्यान में रखना है। बाकी हमारे जो भी कवि हैं वो किसके थे? हिंदी के माध्यम से थे। ये अंग्रेजी साहित्य के कवि थे। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में ही एमए किया था और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त होकर यानी रिटायर होकर अब वर्तमान में है जयपुर रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन से कवि ने अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन कार्य करवाया था। तो उसमें नाम आएगा ऋतुराज का। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यानी वर्तमान में 10 फरवरी 1940 को इनका जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। कविताओं का संग्रह है, इसमें एक कविता की बात नहीं, कविताओं का संग्रह। तो वो 8 संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, छप चुके हैं, जिनमें एक मरण, धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। ये इनकी कृतियों के नाम हो गए। कृतियों के नाम पूछे जा सकते हैं, उनकी रचनाओं के नाम, कृतियों के नाम या उनके कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक 8 कविता संग्रह है वो प्रकाशित हो चुके हैं। उनके नाम पूछे जाएं तो नंबर 1 है मरण, धर्मा और अन्य, नंबर 2 है पुल पर पानी, नंबर 3 है सूरत और नीरत और नंबर 4 है लीला मुखारविंद। मुख प्लस अरविंद, संधि विच्छेद हो जाएगा। और मुख रूपी अरविंद का मतलब कमल भी होता है, तो रूपक अलंकार भी है इस शब्द में। उन्हें सोमदत्त, अब यहां से इनके पुरस्कारों की बात हो रही है। ये इनकी रचनाओं के नाम हो गए। कौन कौन सी 4 रचनाओं के नाम आए या ध्यान में रखना है, रेखांकित कर लेना है। एक मरण, धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। ये इनके 4 काव्य संग्रह हो गए। उसके बाद
आप हेडिंग डालकर लिखेंगे पुरस्कार, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, इनके पुरस्कार कौन कौन से, इन्हें अच्छे साहित्य के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं अच्छी कविता के लिए। तो उन्हें सोमदत्त नंबर 1, नंबर 2 परिमल सम्मान, नंबर 3 मीरा पुरस्कार, नंबर 4 पहल सम्मान तथा नंबर 5 पर आता है बिहारी पुरस्कार। ये 5 इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार। ये 4 इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ध्यान में रखना है। देखो इतने सी में छोटे छोटे बहुत प्रश्न बनते हैं। मैंने ये भी आपसे कहा था पीछे की वीडियो में कि जो जीवन परिचय जो आता है, कवि का जो जीवन परिचय आता है, उसमें से एक बड़ा प्रश्न भी बनेगा। तो अपने पद्य भाग का बच्चों ये अंतिम चैप्टर है, अंतिम पाठ है। तो जितने ये पाठ आए हैं उनमें सभी कवियों में से एक बड़ा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा जीवन परिचय से संबंधित। तो उनमें सारी बातें आती हैं। जैसे ऋतुराज के जीवन परिचय बारे में पूछ लिया गया तो आप बताएंगे 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य किया। इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणाधर्मा, पुल पर पानी, सुरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार, ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो उनमें बड़े प्रश्नों में आपको कवि का जो परिचय है वो पूरा लिखना होता है। फिर छोटे प्रश्न भी बहुत बनते हैं। ऋतुराज का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ऐसा कवि कौन सा कवि, कौन से कवि ने अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन कार्य करवाया। तो ऋतुराज ने 40 वर्षों तक करवाया। अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। इनके कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं अब तक, तो 8 कविता संग्रह आ सकते हैं। उनके किसी कविता संग्रह का नाम बताइए। तो मरणाधर्मा और अन्य एक ये बताएंगे आप, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद में से आप कोई भी 2 या 3 पूछे जा सकते हैं। ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी इनमें बहुत बनते हैं। कवि परिचय है वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना। फिर है मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। ये महत्वपूर्ण बात है इनकी। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोग, हाशिए यानी अलग कर दिए गए लोग, समाज में अलग, जैसे निम्न वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, जिसको समाज में जिसका कोई सम्मान नहीं होता है, उन लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन कार्य में, यानी समाज जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है या जिनका समाज में शोषण होता है, ऐसे जो विषय हैं उनको अपने लेखन का विषय ऋतुराज ने बनाया है। यानी मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोग, मुख्य धारा से समाज में अलग। जैसे अपने यहाँ पर इनकी मुख्य कविता है कन्यादान। तो एक माँ के ऊपर उन्होंने, यानी जब कन्यादान, इसका हम सब विस्तार शाब्दिक अर्थ हम बाद में जब कविता पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो एक कन्यादान का मतलब बच्चों होता कन्या का दान, यानी लड़की का दान करना। अब ये जो परंपरा है वो पुराने समय से चली आ रही है। लड़की का दान करना ये परंपरा है अपनी, वो पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन दान करना अपनी संस्कृति रही है। लेकिन आज ये प्रश्न इस पर जरूर उठता है कि धन का दान होता है, वस्त्रों का, आभूषणों का, वस्तु का दान ऐसा होता है, लेकिन कन्या, एक लड़की का दान करना वो ठीक नहीं है। जबकि ये परंपरा चली आ रही है। लड़की की जब शादी होती है तो माता पिता जो होते हैं, विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब उनके माता पिता लड़की का दान करते हैं, तब वो विवाह संपन्न माना जाता है। कन्यादान करते हैं। तो कन्यादान जो कि एक परंपरा समाज में चली आ रही है, इसको समाज के लिए, एक लड़की के लिए, औरत के लिए कवि हैं वो ठीक नहीं मानते हैं। तो ऐसे विषय जो समाज में अलग कर दिए जाते हैं, नारी जाति के प्रति जो शोषण है,
जिन विषयों पर अन्यों का ध्यान नहीं जाता, जो शोषित वर्ग है, उन पर विशेष ध्यान रखकर उन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है। दैनिक जीवन यानी हमेशा जो लोगों का जो दैनिक जो जीवन होता है, दिन भर का जो जीवन होता है, जो क्या कुछ करते हैं, क्या क्या कुछ समस्याएं आती हैं, उनका उन्होंने पूरा अनुभव किया है और उसको यथार्थ में, एक्चुअल में उतार कर रख दिया उन्होंने अपनी कविताओं में। और वे अपने आसपास के रोजमर्रा यानी हमेशा के कार्य, रोजमर्रा यानी हमेशा के घटित होने वाले कार्य में घटित होने वाली सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। जीवन में हमेशा हमारे जो कार्य होते हैं, अब हम उनके ऊपर गौर नहीं देते हैं। जिस प्रकार पिछली क्लास में आपने राजेश जोशी पद्य भाग हिंदी में अंतिम चैप्टर पढ़ा था, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं, अपने भारत में भी हो रही है, अनेक गरीब देशों में ये कार्य होता है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन लोग बात भी नहीं करते हैं और साधारण तरीके से वो बात करते हैं। जबकि ये एक देश के लिए बहुत बड़ा संकट होता है कि उसका जो भविष्य है वो शिक्षित नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे खेलने चाहिए, जिनकी खेलने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, उसमें वो काम पर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्या होगी, तो उस समस्या पर ध्यान नहीं जाता। सिर्फ थोड़ी सी बात करके, साधारण तरीके से बात करके हम हट जाते हैं पीछे, लेकिन साधारण तरीके से बात करने से ऐसा होता नहीं। समस्या का जो समाधान है वो साधारण तरीके से बात करने पर समाधान निकलता नहीं है। तो हमारी रोजमर्रा के जीवन में अनेक सारी विसंगतियां होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो लेकिन कवि ऋतुराज ने उनको बड़ी बारीकी से देखा है और उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इसी कारण उनकी भाषा है वो अपने परिवेश से, अपने लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। ऐसे वो विषय निकालकर अपनी कविताओं में लाते हैं। अब हम बच्चों ऋतुराज का जीवन परिचय पढ़ा। अब हम देखते हैं अपने जो सिलेबस में उनकी कविता है कन्यादान। बड़ी साधारण सी कविता है, लेकिन उसका भाव बहुत गंभीर है। कन्यादान साधारण सी पंक्तियों के माध्यम से, साधारण से शब्दों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है, लेकिन उसका जो भाव है वो बहुत गंभीर है। साधारण से शब्दों का प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है, लेकिन उसका भाव है बहुत ही गंभीर है। क्या है देखो, कन्यादान कविता में मां बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। ध्यान देना इस पंक्ति पर। कन्यादान कविता में मां बेटी को सीख कौन दे रही है? कन्यादान कविता में एक मां दे रही है। किसको दे रही है? बेटी को। स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से, स्त्री का जो परंपरागत रूप होता है हमारे समाज, शुरू से हमने देखा है भारत में जो समाज होता है वो पुरुष प्रधान समाज होता है। कौन सा समाज होता है? पुरुष प्रधान समाज। हमारा समाज क्या है? पुरुष प्रधान समाज। यहाँ पर पुरुष की प्रधानता होती है, औरत को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी पुरुष को मिलती है। तो एक माँ अपनी बेटी की जब शादी हो रही है तो उसे सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है। वो कैसी सीख दे रही है? परंपरागत आदर्श रूप से हटकर। परंपरागत जो सीख चली आ रही है, माँ अपनी बच्ची जब ससुराल जाती है, शादी होती है, तो उसे सीख हर माँ देती है अपनी बेटी को कि ससुराल में जाकर ऐसा कार्य करना जिससे अपने घर की जो बातें हैं या घर का जो सम्मान है वो बढ़े। लड़की जब ससुराल जाती है पीहर को छोड़कर, तो पीहर में उसका सम्मान बढ़े, ऐसे कार्य करना, सबका सम्मान करना, इज्जत करना, ऐसी सीख तो हर माँ देती है। लेकिन उनसे हटकर जो परंपरागत जो सीख दी जाती है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये हर माँ देती है, उससे हटकर सीख दे रही है। उन सब से हटकर सीख दे रही है इस कविता में। यही इस कविता का कन्यादान का मुख्य भाव है कि पुरुष प्रधान समाज में
स्त्री के साथ जो अन्याय होता है, औरत के साथ जो अन्याय होता है, उससे लड़ने की सीख है, वो एक माँ अपनी बेटी को इस कविता में देती हुई नजर आएगी। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। इस समाज व्यवस्था द्वारा, समाज में मनुष्य रहता है तो उसके बंधन भी होते हैं। समाज मनुष्य के लिए जरूरी भी है, लेकिन समाज से मनुष्य बंधन में भी रहता है, बंधा हुआ रहता है, समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब हमारा समाज पहले से ही पुरुष प्रधान समाज है, तो औरत की वो इज्जत नहीं रहेगी जो पुरुष की है। तो समाज में व्यवस्था जो है अपनी इस प्रकार की है कि स्त्रियों के लिए आचरण से संबंधित बहुत सारे प्रतिमान, बहुत सारी बातें हैं वो गढ़ ली जाती हैं, कह दी जाती हैं। स्त्रियों के लिए शुरू से ही ऐसी हालत रही है। वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। अब स्त्रियों के लिए, यानी जैसे आप मोटे तौर पर देखें, जैसे घूंघट निकालना, ये परंपरा चली आ रही है। अब ये क्या होते हैं? आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। स्त्री के लिए क्या होते हैं? एक बंधन के समान होते हैं हमारे समाज में। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास किया जाता है, यानी स्त्री का स्वभाव जो है वो कोमल होता है, ये बात कहकर उसकी कमजोरी का उपहास यानी मजाक उड़ाया जाता है। फिर औरत को क्या बना दिया जाता है? कमजोर बना दिया जाता है, और फिर उसका उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। अब यहां पर कन्यादान कविता में कवि ने क्या किया है कि मां जो है वो लड़की को सीख दे रही है क्या, कि लड़की जैसा न दिखाई देने में, कि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की क्या होती है? औरत क्या होती है? अबला होती है। समाज में अबला, कमजोर, आश्रित, समाज में औरत एक अबला होती, कमजोर होती है, वो दूसरे पर आश्रित, अपने पति पर आश्रित रहती है। तो वो कह रहा है कि लड़की है, लड़की जैसी दिखाई देना, लड़की हो लड़की ही रहना, क्योंकि लड़की है लड़की ही रहेगी, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात ये अपनी कन्यादान कविता में पंक्ति आएगी, लड़की जैसा दिखाई मत देना, नहीं उसकी तरह अबला, कमजोर और दूसरे पर आश्रित मत रहना, स्वाभिमान के साथ जीना है। ये सीख मां दे रही है। और ये जो अपने समाज की दुर्व्यवस्था है उस पर ध्यान ऋतुराज ने अपनी कन्यादान कविता में दिलाया है। इसीलिए जीवन परिचय हमने पढ़ा था, जब कवि का जीवन परिचय पढ़ रहे थे, तो हमारी जो रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें ऐसे जो विषय होते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, उन पर वो ध्यान लेकर गए हैं। बेटी मां की सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। मां के, क्योंकि बेटी है, वो भी स्त्री है, मां भी स्त्री है, तो मां के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। मां की जो मन की जो बातें होती है, सुख हो या दुख हो, वो अपनी बेटी के साथ वह शेयर करती है, बांटती है उसके साथ। उसके सुख दुख की सहेली होती है, साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। ये आपके एक पाठ्य पुस्तक के जो आगे प्रश्न आएंगे उसमें प्रश्न भी है, बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? तो यहां से उसका उत्तर भी है, बेटी मां के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया। मां के पास जो पूंजी है, जो भी धन है, वो उसकी बेटी होती है। और जब उसकी विदाई हो जाती है तो मां को ऐसा लगता है कि उसने अपनी अंतिम पूंजी या एकमात्र जो पूंजी थी उसने वह भी खो दी है। क्या कह रहे हैं कि बेटी मां के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, उसके सुख दुख की भागीदार। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में औरत की बात को सुनने वाला और कोई नहीं होता है, इसलिए सिर्फ एक बेटी ऐसी होती है जो मां की भावनाओं को समझती है, मां के सुख दुख की साथी होती है। इसलिए मां है वो बेटी को ही अपनी अंतिम पूंजी मानती है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि मां की संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति हुई। कविता में कोई भावुकता नहीं है। सिर्फ भावुकता नहीं है कि भावुकता क्या होती है कि जब बेटी की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, बेटी का विवाह हो रहा है, तो माँ है बेटी के जाने से भावुक हो रही है, दुखी हो रही है। सिर्फ वो नहीं है, यहाँ पर माँ है वो बच्ची को सीख भी दे रही है, शिक्षा भी दे रही है। और वो समाज से ऊपरी ऊपर आया कि माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है।
तो माँ क्या कर रही है, अपने संचित अनुभव, अपने जीवन में जो भी उसने अनुभव प्राप्त किए हैं उसके आधार पर उसकी जो पीड़ा है वो अपनी बेटी को बता रही है। समझ में आई ना? कविता में कोरी भावुकता नहीं है कि बेटी विदा हो रही है तो माँ का दुखी होना लाजमी है, लेकिन यहां पर क्या है कि माँ जो है अपने जीवन में जो भी अनुभव उसने प्राप्त किए हैं उसका जो उसे दुख है, उसकी जो पीड़ा है उन्हें, वो अपनी बेटी को बता रही है और प्रमाणों के साथ अभिव्यक्ति भी दे रही है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जो कवि हैं उनकी गहरी संवेदना उन्हें वो प्रकट कर रहे हैं। स्त्री जीवन की जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, वो यहां पर उजागर हुई है। अब बच्चों हम कन्यादान जो कविता है उसका, कन्यादान शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि कन्यादान का मतलब क्या होता है। अपनी जो कविता है कन्यादान, इसका मतलब क्या है? कन्या का दान। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कन्या का दान। देखो आपने कविता पढ़ी होगी झांसी की रानी कविता। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने अपनी बेटी की शादी पर उसका कन्यादान नहीं किया था। ध्यान में रखना है कि बेटी की जब शादी हुई तो उसका कन्यादान नहीं किया था। समाज से हटकर एक नई परंपरा स्थापित सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान। अब हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो परंपरागत जो आदर्श हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे दान प्रचलित हैं। चाहे वो आभूषणों का दान हो, चाहे पैसों का दान हो, वो किसी भी वस्तु का दान करते हैं। और दान देने का नियम ये होता है कि जो हम कुछ दान में देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। दान का नियम क्या होता है? जो कुछ हमने दान कर दिया उसे हम वापस नहीं लेते हैं। अब वस्तु का दान होता है वहां तक ठीक है, लेकिन कन्या एक लड़की होती है, उसका दान करना वो ऋतुराज है वो ठीक नहीं मानते, क्योंकि एक सुभद्रा कुमारी चौहान है वो भी इसे ठीक नहीं मानते, क्योंकि लड़की जो है वो एक कोई वस्तु नहीं होती है कि उसका दान किया जाए। और यदि उसका दान करते हैं तो दान करने का मतलब ये होता है कि उस जिस भी वस्तु का हमने दान किया उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। तो लड़की की जब शादी होती है उसके समय माता पिता, लड़की का जो विवाह है, शादी होती है, वो तभी संपन्न माना जाता है जब उसके माता पिता उसका कन्या दान करते हैं, तभी वह विवाह संपन्न माना जाता है। तो दान का मतलब तो यह है कि जिस भी वस्तु का हमने दान किया उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये भी निकला कि लड़की का अब उस घर से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता उससे नहीं रखेगी। सब कुछ टूट गए तो क्या लड़की वापस अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आ सकती? अगर दान का सही अर्थ देखें तो वो मिलने भी नहीं आनी चाहिए। इसी चीज का कवि ने यहाँ पर विरोध किया है। इसी परंपरा जो हमारी चली आ रही है, इसी परंपरा का विरोध किया। वैसे ये परंपरा हमारी पुरानी परंपराओं में चली आ रही है। इसका एक प्रश्न भी आपके सामने, क्या कन्या के साथ दान जोड़ना सही है या गलत? आप इससे सहमत हैं या नहीं? तो ये एक प्रश्न भी होगा। तो कन्या का दान करना इसके विरोध में, और माँ जो है इसमें अपनी कन्या की शादी के ऊपर उसे समाज से हटकर, परंपरागत आदर्श रूप से हटकर उसे सीख दे रही है जो उसने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं। अब बच्चों हम अगले वीडियो में कन्यादान कविता को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।